गुड मॉर्निंग 10th क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट और सेकंड सम किए थे। ठीक है, आज हम करेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ सम। ठीक है, थर्ड सम में क्या है, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि नाल हेठ दित्तियां संख्यावां दा HCF ਅਤੇ LCM पता करना है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, LCM और HCF पता करना है। ठीक है, आगे हम दो दो संख्याओं का करते हैं ना, आपको मैंने निकालना सिखाया था। आज हम तीन संख्याओं का कैसे निकालते हैं वो पता करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, यानी कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और पंजाबी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, और हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आज। ठीक है, तो थर्ड का फर्स्ट सम है 12, 15 एंड 21 का हमें LCM और HCF पता करना है। ठीक है, LCM कैसे पता करते हैं, देखो बच्चे मैंने बताया था LCM सबका एक साथ निकालते हैं और HCF LCM अलग अलग निकाल के उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम LCM पता करेंगे। LCM 12, 15 और 21 का। सबसे लीस्ट नंबर से शुरू करना हमने। सबसे पहले होता है 2 का टेबल। 2 के टेबल में देखना है इन तीनों में से कौन सा नंबर आता है। 2 के टेबल में 12 आता है, किस पर, 6 पर। 15 और 21 नहीं आता, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन अगेन 2 के टेबल से चेक करेंगे। 2 का टेबल 6 आता है 2 के टेबल पे 3 पर। 15 और 21 नहीं आता, एज इट इज़ लिख देना है। अब 2 के टेबल पर इन तीनों में से कोई नंबर नहीं आता, फिर हम 3 का टेबल ट्राई करेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पर। 3 के टेबल में 21 आता है 7 पर। ठीक है, अगेन 4 के टेबल में भी कोई नहीं आता, 5 के टेबल में ही आता है 5, एंड 7 के टेबल में आता है 7। ये हमने LCM निकाल लिया। अब इन सारे नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख देंगे LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 420। यानी कि 420 हमारा क्या है, LCM है। ठीक है, अब हम निकालेंगे HCF। HCF कैसे निकालना है, 12 का अलग, 15 का अलग और 21 का अलग LCM निकाल लेना है। ठीक है, निकाल लिया मैंने। 12 का ये निकाला LCM, 15 का निकाला और 21 का। उसके बाद मैंने लिख दिया 12 का LCM क्या था, 2, 2, 3, 15 का 3 एंड 5, 21 का 3 एंड 7। अब देखना है इसमें कॉमन कौन सा है, मतलब जो तीनों में आ रहा हो। तीनों में सिर्फ 3 आ रहा है ना, तो हमारा 3 क्या हुआ, HCF। ठीक है, हमने वो नंबर ढूंढना है जो तीनों में आता हो। तो 3 हमारा तीनों में आ रहा है, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो हमारा HCF क्या हुआ, 3। ठीक है, बाकी ये जो सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29, ये आपका होमवर्क है 8, 9, 25। ठीक है, ये आपने खुद से करने हैं। ठीक है, और एक रैंडमली मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दे रही हूँ 6, 72 एंड 120। इसका भी आपने अपने आप ही निकालना है। ठीक है, ये तीनों आपके लिए होमवर्क है। जैसे मैंने लास्ट सम सॉल्व किया है ना, ऐसे ही आपने इसका LCM एंड HCF पता करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर से, यानी कि अभाज्य गुणन से, खंड विधि से, ये तीनों आप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करने लगे हैं हम। हाँ जी बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 306 एंड 657, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF हमें दिया हुआ है, तो हमें LCM पता करना है। ठीक है, पता करो ये क्या है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657, मतलब HCF हमें दिया हुआ है तो हमें LCM पता करना है। ठीक है, ये बहुत इजी है, हमने पहले सेकंड क्वेश्चन में किया हुआ ना ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम 2 मिनट में पता लगा सकते हैं कि इसका LCM क्या होगा। ठीक है बच्चे, ये हमें फॉर्मूला दिया था ना सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था, उसकी मदद से ही हम ये निकाल सकते हैं। आपको बड़ा कोई मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये है फॉर्मूला, क्या था हमारा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि HCF गुना LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमने कुछ नहीं करना, जो जो हमें गिवन है वो हमने बस इसमें पुट कर देना है। ठीक है, HCF क्या दिया है 9, LCM हमें दिया नहीं, हमें पता करना है, इसीलिए हम LCM को LCM ही लिख देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वो 2 नंबर जिनका हमने LCM पता करना है वो क्या है, 306 एंड 657, ये लिख दिया। अभी देखो HCF यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा,
डिवाइड, ठीक है, इधर जाके हमने उसको क्या कर देना है, डिवाइड। अगर कटिंग होती है तो हमने इसको काट देना है। ये 9 के टेबल पर डायरेक्ट इसको डिवाइड करता है, मतलब कटिंग हो जाती है। 34 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 222338, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आंसर, मतलब एलसीएम, ठीक है। इसकी मदद से आप कुछ भी पता कर सकते हैं, एचसीएफ भी पता कर सकते हैं। कई बार होता है क्वेश्चन में, आप इसमें तो एलसीएम पूछा गया था, एचसीएफ दिया गया था। कई क्वेश्चन में होता है एचसीएफ पूछा गया होता है और एलसीएम दिया होता है, तब भी आपने ऐसे ही करना है, एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देना है, फिर एचसीएफ की जगह एचसीएफ, जो वैल्यू दी होगी वो दूसरी वैल्यू को इधर ले आना है और सॉल्व ऐसे ही होगा। बस ये होगा, कईयों में एचसीएफ काट के एलसीएम दिया होता है, कईयों में एलसीएम काट के एचसीएफ दिया होता है, कईयों में एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया होता है और दोनों संख्याओं में से एक काटी होती है। तो करना आपने यही मेथड है, ठीक है। एक संख्या इधर गुना होती है, दूसरी साइड जाके वो डिवाइड ही होगी, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा, बहुत ही ईजी है। तो आपने क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है, आपको ये देखो मैंने HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 4, मतलब आपको HCF दिया हुआ है, आपने LCM पता करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और LCM ऑफ 26 एंड 91, इसमें देखो HCF मैंने दिया है, इसमें LCM दिया है, ठीक है। करना सेम ऐसे ही है। 182 फाइंड HCF, हमें HCF पता करना है, ठीक है बच्चे। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, आपने अच्छे से इसको करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे फिफ्थ सम, ठीक है। फिफ्थ सम वेरी इजी, ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। जांच करो कि किसे प्राकृतिक संख्या n ਦੇ ਲਈ संख्या 6n अंक सिफर ते समाप्त हो सकती है, ठीक है। हमें बताना है कि अगर कोई संख्या है 6n, अगर n को हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो वो ज़ीरो पुट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ज़ीरो सिफर से समाप्त हो सकती है कि नहीं। देखो किसी भी नंबर का अगर पावर ज़ीरो होती है तो वो होता है 1, ठीक है। आगे मैं एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। आंसर इसका है कि ये चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वो कह रहे किसी नेचुरल नंबर n 0 पर ये संख्या एंड हो सकती है, तो हम लिखेंगे नो, नहीं हो सकती, ठीक है। अब क्यों नहीं हो सकती ये हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बच्चे मैंने तीनों में सोल्यूशन लिख दिया है, इंग्लिश में भी, पंजाबी में भी और हिंदी में भी, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 6n जो है वो उसमें n 0 हो सकता है या नहीं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। यदि किसी n के लिए संख्या 6n शून्य पर ख़त्म होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। अब बच्चे आप सबको पता है कि 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिसके लास्ट में 0 आता है या फिर 5 आता है, ठीक है। ये तो आप सबको पता है ना, ठीक है। अगर कोई संख्या 0 से या 5 से एंड होती है तो वो यानी कि 5 से डिवाइड होती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर शून्य पर ख़त्म होगी इसका मतलब वह 5 से विभाजित होगी। भाव 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 6 के टेबल में ना 6n का जो भी गुणनखंड होगा उसमें 5 आना चाहिए। तो बच्चे आपको सबको पता है कि 6 के टेबल में 5 कैसे आएगा। 6 के टेबल में 6 का अभाज्य गुणन क्या होता है, 2 × 3, ठीक है। या फिर होगा 6 × 1, इसके अलावा और कुछ तो नहीं होगा ना। तो इसके भाज्य गुणन में बताओ 5 आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा ना, तो जो कि संभव नहीं है, ठीक है। 5 आना चाहिए बट ये 5 आना संभव है ही नहीं, क्योंकि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 है। 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 3 संख्या नहीं आ सकती, ठीक है। इसलिए 6n में कोई ऐसी संख्या n नहीं है जिसमें 6n अंक 0 पर ख़त्म हो, ठीक है। इसीलिए हमारे पास n में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 0 पे एंड हो, ठीक है। अगर ये 5 से डिवाइड हो सकता है तो हम लिख सकते हैं कि ये जो संख्या है 5 से डिवाइड होगी, बट ये 0 पे एंड हो ही नहीं रही, तो हम इसको 5 से ख़त्म 0 से ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये 5 के टेबल में आता ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ 2 और 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 6n 0 पर ख़त्म नहीं होती। फिर भी अगर किसी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो तो मुझे इनबॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, व्याख्या करो कि दिस
ਅਤੇ ਦਿਸ भाज्य संख्यावां क्यों हैं, मतलब ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो बच्चे, दो तरीके की संख्याएं होती हैं, एक होती है भाज्य संख्याएं, एक होती है अभाज्य। ठीक है, भाज्य संख्याएं होती हैं जिसका अपने से मतलब खुद अपना भी टेबल, अपने टेबल के अलावा और कोई भी टेबल उसके प्राइम फैक्टर हों। ठीक है, जैसे कि 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 6 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के भी और 3 के भी। इसके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर है ना, तो ये भाज्य संख्याएं। अभाज्य क्या होती है, जिनका कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता है, जैसे 5 सिर्फ 5 वन ज़ा 5 में आता है। ठीक है, या तो 1 के टेबल में आता है या फिर 5 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब किसी टेबल में जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आती। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि देखो 5 जो है अभाज्य संख्याएं हैं, पर उसका पेयर बना होता है। ठीक है, ये देखो, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, बस इसका पेयर बना हुआ है, तो ये क्या होगी 10। पर ये जो 10 है वो अभाज्य संख्याएं नहीं है, भाज्य है। ठीक है, यानी कि 2 के टेबल में भी आती है, 5 के टेबल में भी आती है, 10 के टेबल में भी आती है और 1 के टेबल में भी। ठीक है, इसलिए हमें अंडरस्टैंड करना है कि किसी का पेयर तो नहीं बन रहा है। देखो, एक्सप्लेन दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर होते हैं और कंपोजिट होते हैं। इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम और भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो आओ, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है। हमने ये क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये प्लस है, ये 13 है, यहाँ भी क्या है 13, ये 13 हम कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा 7, 11, 1 प्लस 1। ठीक है, 7 इंटू 11 क्या होता है 77 प्लस 1 78। 78 को 13 से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है, यानी कि भाज्य संख्या। कैसे, देखो अकेला 13 तो प्राइम नंबर है, पर जब वो 78 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो प्राइम नहीं रहेगा, क्योंकि 78 कंपोजिट नंबर है, इसीलिए हम पूरी संख्या को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगेन जो दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया था हमारे को, ये दिया था, इसमें देखो 5 और 5 हमारा कॉमन निकल रहा है ना, निकाल दिया, बाकी सारी संख्या ऐसे लिख दी। तो ये देखो, ये भी संख्या जब हम सॉल्व करेंगे ना इसको, तो ये भी भाज्य संख्या ही आएगी। ये कोई अकेली नहीं है, इन सबका पेयर बन रहा है, मल्टीपल करेंगे तो ये जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये प्राइम नहीं रहेंगी, ये कंपोजिट हो जाएंगी, इसीलिए हम लिख देंगे ये कंपोजिट नंबर है। वेरी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे को कॉमन बाहर निकालना है और अंदर वाला सॉल्व करना है, और हमें ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना है, बस अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि हाँ इसका पेयर बन रहा है। तो ये जब मल्टीप्लाई में होगी, जब प्राइम फैक्टर होंगे, जो इसके प्राइम फैक्टर होते हैं वो तो हम छोटे टेबलों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, जो प्राइम फैक्टर होते हैं 3 में, 4, 5 में, ऐसे। ठीक है, बट जब ये आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबको, तो ये कंपोजिट हो जाते हैं, मतलब भाज्य हो जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में सिर्फ ये देख लो बच्चे, आपने पढ़ो अच्छे से कि एक दो बच्चों में रेस होती है, एक वो सर्कल 18 मिनट में पूरा करता है, एक 12 मिनट में करता है। तो वो पूछ रहे हैं कौन से मिनट में वो दोनों एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। जैसे कि एक बच्चे ने यहाँ से रेस शुरू की और एक बच्चे ने यहाँ से शुरू करी। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं दोनों एक साथ चलेंगे, अगर रेस हैं तो एक आगे भी हो सकता है, एक पीछे भी हो सकता है। वो कह रहे कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि ये दोनों एक साथ आकर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने दोनों को ना एलसीएम निकालना है, 18 मिनट और 12 मिनट का। ठीक है, हाँ यस, 18 और 12 मिनट का एलसीएम निकालना है। 18 और 12 का हमने एलसीएम निकाल दिया, 2, 2, 3 एंड 3। ठीक है, मैं निकाल दिया। 2 के टेबल में ये आता है, ये भी आता है, ये 9 पर, ये 6 पर। 2 के टेबल में ये आता है, 9 नहीं आता, 9 को एज इट इज़ लिख दिया। देन 3 के टेबल पर, 3 3 9, 3 1 3, अगेन 3 के टेबल पर। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम में जब इसको मल्टीप्लाई किया आपस में सबको, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि 36वां सेकेंड पर दोनों एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी फर्स्ट 1.2 एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। ठीक है, किसी को कन्फ्यूजन हो तो इनबॉक्स में मुझे बता सकता है, या कोई क्वेश्चन समझ नहीं लग रहा है तो भी। तो बच्चे, बट वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो नेक्स्ट क्लास में हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ लगा होगा और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।